आपका स्वागत करता हूँ। नोएडा बनने में जिन लोगों का अहम योगदान रहा है, हम ऐसी सीरीज रेडियो पर शुरू कर रहे हैं और नोएडा के 45 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना जी। हम जानेंगे उनसे नोएडा में आने से लेकर अब तक के सफ़र का कुछ ब्यौरा जो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। सक्सेना जी नमस्कार, रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। हम जानना चाहते हैं कि जब नोएडा बना था उस समय आप क्या कर रहे थे और नोएडा का नाम आपने पहली बार कब सुना था? हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत पुरानी यादों को आप अतीत को झरोखे में ला रहे हैं, एक अच्छा प्रयास है। 1976 में हमारी फैक्ट्री थी पटपड़गंज में, HPDI कानपुर से केमिकल इंजीनियर हूँ मैं, और आया एक फैक्ट्री शुरू की पटपड़गंज में, लाल देवड़ा गाँव की आबादी में। और जब नोएडा की स्थापना हुई तो 1976 में हमने एक प्लॉट भरा नोएडा में, 400 मीटर का प्लॉट था, भर दिया। लेकिन हम कभी ये सोच नहीं रहे थे कि हमें नोएडा भी आना है। संजय गांधी की एक स्कीम थी कि नोएडा में, दिल्ली में जहाँ अनऑथराइज्ड फैक्ट्रीज चल रही हैं उनके लिए नोएडा के पास ही न्यू ओखला और ओखला दो ऐसे बसाए जाए जहाँ पे हमारे हो जी। बहुत सारे इंजीनियर्स ने यहाँ पे भरा, बहुत सारी छूटें भी दी गई, सेल्स टैक्स की, कई चीज़ों की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, चूँकि हमारा पटपड़गंज में काम चल रहा था तो हम वहाँ रह रहे थे और एक प्लॉट बस भर दिया था। उसी किस्तें देना भी मात्र 40 रुपये गज में प्लॉट मिला था। उसी किस्तें भी देना हमें जोर पड़ता था, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हम शायद यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। मगर 1984 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, सिख आंदोलन, सिखों का हत्याकांड भी हुआ और बहुत सारी घटनाएं हुई कि हमने दूसरा इस इंडस्ट्री का काफ़ी टाइम निकला रहा था, हमें इसे फंक्शनल भी करना था। 85 में, 84 के एंड में ही हम यहाँ आ गए और अपनी फैक्ट्री को जो कुछ बाकी कंस्ट्रक्शन था वो करवाया और यहाँ पे फैक्ट्री चली गई। 1984, 1985 की अगर हम बात करें तो नोएडा में बड़ी घटनाएं ये हुआ करती थी कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आज हड़ताल हो गई, मारपीट हो गई, फैक्ट्री वाले डरा करते थे यहाँ के लोकल आबादी के लोगों से। APJ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरोड़ा जी को सर भी फाड़ दिया। ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, ये गांव के लोग हम लोगों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे और कैसे हम लोग अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे। एक अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन देखते ही देखते नोएडा प्राधिकरण की स्थापना जिस मकसद से हुई थी उसमें बहुत सारी चेंजेस होते रहे समय के साथ। फौजियों को लाया गया यहाँ, फौजियों का सेक्टर सबसे पहले बसा, ये मानकर के फौजी निडर है और हम इन लोगों को सोसाइटी देंगे तो कुछ यहाँ आबादी भी बचेगी। जब फौजी आए तो बहुत सारी लेबर की क्लास उनके गैरेजों में रहने लगे, आसपास कहीं मेड्स के नाम से हो गए। पति काम करता था फैक्ट्री में, उसकी वाइफ मेड सर्वेंट भी काम करती थी, कुछ और सोसाइटीज भी बनी और धीरे धीरे नोएडा का विकास होने लगा। कॉमर्शियल मार्केट भी बने, हमारे देखते देखते ही बने। 18 में बना और सेक्टर 9 का एक सेक्शन पूरी तरह से कॉमर्शियल में तब्दील भी हुआ। शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, इंस्पेक्टर राज बहुत ज़्यादा था और नोएडा के निवासी विशेष तौर से फैक्ट्री वाले काफ़ी त्रस्त भी थे। NEA का जन्म हुआ एक सशक्त माध्यम से। NEA ने यहाँ पे कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, इंस्पेक्टर राज के खिलाफ करी, सिंगल विंडो बना और नोएडा की पावर कट को नो कट जोन घोषित किया गया। ये सब कोशिशें होती रही, मगर शनै शनै जैसे जैसे यहाँ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर बढ़ने लगे और गांव में किराएदार की प्रथा बढ़ गई, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वहाँ गए, गांव का कल्चर गांव का नहीं रहा, किराएदारों का
वजूद हावी हो गया वहाँ। इवन फैक्ट्रीज वालों का भी दिमाग जो है प्रॉपर्टी की तरफ चल गया, प्रॉपर्टी एस्केलेशन में। नोएडा अथॉरिटी ने एक स्कीम बनाई थी, जिसकी फैक्ट्री है उसको इतने मकान मिलेंगे, लेबर की इतने मिलेंगे, ये एनईए की जीत थी। लेकिन हुआ क्या, मालिकों ने 6-6 लेबर के मकान लिए और उनको बेचा, और अधिकांश पुराने फैक्ट्री वाले प्रॉपर्टी डीलर हो गए और उन्होंने एक्सटेंशन में दूसरे बड़े बड़े प्लॉट ले लिए फैक्ट्री के। ये कहीं नहीं ध्यान दिया गया कि क्या उनकी वो फैक्ट्री चल भी रही थी या सिर्फ कागजों में थी। एक वो समय आया कि नोएडा शहर उद्योग के बजाय प्राथमिकता के तौर पे रेजिडेंशियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर और दूसरी हब्स करने लगा। धीरे धीरे कॉर्पोरेट गुड्स आए, तो जो फैक्ट्री वाले थे वो लोग किराएदारी की व्यवस्था में विश्वास करने लगे। किसी समय 84 में हमारे को पता है कि 7,000 से 12,000 तक इंडस्ट्री चलती थी, छोटी और मझेरे सब। धीरे धीरे ये फैक्ट्रियों की संख्या 3-4 हज़ार के बीच में रह गई। अधिकांश फैक्ट्री किराए पर हो गई, कॉर्पोरेट गुड्स आ गए और शहर का विकास होता गया। एक ऐसा समय आया कि नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि हम यहाँ की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में काफ़ी हद तक प्रायोरिटीज पे विभिन्न IAS आए। यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हम शुरुआती दौर में 94 में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नीरा यादव जी के कारनामों से त्रस्त हो गई थी जनता, और हमने उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। एक जस्टिस मुर्जा आयोग भी आया, सब कुछ जांच की, मगर और वो उनको सजा भी मिली, आज वो जेल में है। मगर उसके बाद का अगर हम दौर देखें ईमानदारी से, नोएडा लोकमंच की संस्था बना ली हमने। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई के बजाय सोचा आओ हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएं। मगर इस दौर में हमने देखा कि नीरा यादव के भ्रष्टाचार तो मात्र एक कहानी थी, उससे बड़े बड़े झंडे गाड़े यहाँ विभिन्न चेयरमैनों ने, और नोएडा का नाम इतना पहुंच गया कि प्रदेश सरकार ने इसको मलाई और रबड़ी की खान समझा, और मुख्यमंत्रियों का हस्तक्षेप होने लगा यहाँ विभिन्न कार्यों में, यहाँ के आवंटन में, यहाँ के पैसे लगाने में। विभिन्न अपने सरकारी विभागों को करोड़ों रुपया प्राधिकरण से लोन पे दिलवाया। जिस प्राधिकरण की स्थापना मात्र कुछ चंद पैसों के साथ शुरू की गई थी, उस प्राधिकरण को ऐसा समझा गया दूध देने वाली बकरी, और हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी कमजोर हो गई कि बहुत मजबूती से न तो वो नोएडा प्राधिकरण के स्थापित मूल्यों को ऊपर मजबूती से काम कर सके, कई बार वो मुख्यमंत्रियों की चहेती बन के और उनके अनुकूल चल लगी। और यहाँ के आज शहर का इतना विकास हुआ है, मॉल्स बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मेट्रो चल रही है, आधुनिक सुविधाओं का अंबार लग गया देखा जाए। और उसका भी और करेक्टेड फॉर्म, जो गलतियां नोएडा रही उसको सुधारा ग्रेटर नोएडा ने, और उससे आगे सुधारा यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे में हाईवे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि आपको जानकर के आश्चर्य हुआ अभी भी नोएडा रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। इंडस्ट्रियल इलाका मालवाहक ट्रेनों से नहीं जुड़ा हुआ है। फैक्ट्रीज अपने माल को ट्रकों के द्वारा पहले दिल्ली तक भेजे, फिर ट्रेन लोडिंग होगी, मगर हवाई जहाज बन रहा है। इस शहर ने उभरते हुए लोगों को बहुत अमीर बनाया, मगर इस शहर की स्थापना में बेसिक कमी जो हम महसूस करते हैं, यहाँ के मजदूरों के जो यहाँ की धुरी थे, वो बेलदार जिसने यहाँ की हवेलियां बनाई, 5 सितारा मॉल बनाए हैं, उन सब के लिए सुविधाएं शायद न तो प्राधिकरण के फोकस में थी, न हमारे देश की सरकारों के फोकस में थी। आज भी विभिन्न 5 स्टार सुविधाओं के बावजूद नोएडा में पैबंद की तरह पश्मीना शॉलों के नीचे पैबंद लगे हुए हैं झुग्गी के नाम पर। वो झुग्गी के लोग जिनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, जो हमारे घरों में आके काम करते हैं, और उनको कौन सी कंटेजियस बीमारी है जो हमारे आम नागरिकों के जीवन साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, शायद जब हम पूरी तरह से लुट पुट जाएंगे तब ये महसूस कर पाएंगे। ये नोएडा के स्थापना में यहाँ का एक जो विचारशील तबका है उसके मन में बहुत कसक है कि पार्किंग क्यों नहीं, पार्किंग व्यवस्था का एक यूनिवर्सल कोड पॉलिसी बनती है। एक आदमी अगर आप सुबह निकले
और 5 जगह जाएं आप। 18 सेक्टर के मॉल में जाएं, सेक्टर 57 की फैक्ट्री में जाएं और अपने रेजिडेंस के पास बगल में एक 5 स्टार होटल पहुंच जाए। 5 जगह पार्किंग देके आपको पता चलेगा 200-250 रुपये तो आज आपने पार्किंग मिल देती है। कहने को ये पार्किंग व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित होती है, पूरी ट्रैफिक सेल है, पूरी अथॉरिटीज है, मगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी है और फोकस संपन्न लोगों के अवस्थापना के लिए देश के प्रथम शहरों की पंक्ति में आने की डोर है, मगर वो कूड़ा, वो सफाई, वो पर्यावरण जब हमारे 62 सेक्टर के झुग्गियों में मिलता है। बहुत पहले कूड़े के ढेर पे एक बच्चा जल गया था और बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था कि कूड़ा जला दिया जाता था। मॉडर्न नोएडा जो देश विदेश में नंबर 1 होना चाहता है, नोएडा की शान है। इसके संदर्भ में कम से कम हम अपना दर्द उम्र के 7वें दशक को पार करने के बाद ये कहेंगे कि जब तक नोएडा सर्वांगीण विकास नहीं सोचेगा, एक हमारे चौथे पायदान के आदमी से लेकर पहले पायदान के लिए तो इतनी भीड़ है कि आज भी आप प्लॉट आवंटन करें तो फार्म हाउसों और प्लॉट आवंटन में रईसों की कहीं कमी नहीं है। मगर इतने दिनों में हम झुग्गी वासियों को अभी तक घर नहीं दे पाए, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे बड़े बड़े ईमानदार यहाँ सीओ भी आए। हमने टुकड़ों में काम किया, पूर्ण रूप से काम नहीं किया। वेंडर के नाम पे आम मजदूर परेशान है कि वो वेंडर के सर्टिफिकेट पाने के लिए कहाँ जाए। रिश्वत का बोलबाला बढ़ा है, सरकार चाहे कोई भी आए, ये निरंतर प्रक्रिया रही है। हम तो ये महसूस करते हैं नोएडा को नोचा, खसोटा और लूटा अपनी अपनी तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने सोचा। यहाँ की जनता जितनी बुद्धिमान है, इसको बहुत मजबूती से हमारा नोएडा है आगे आना पड़ेगा। और ये जो एक इनका है कि एक बोर्ड है जिसमें इनके चुने हुए अधिकारी हैं, वही बोर्ड बैठक कर लेंगे, इसमें इनको कि नोएडा लोकमंच की स्थापना हुई 23 साल हो गए, तो लोकमंच की कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अब चल रहे हैं और इस समय आने वाले दिनों में क्या योजना है आपकी? बहुत अच्छा सवाल पूछा विनोद जी। लोकमंच ने जो भी काम किए हैं, हमने पहले बताया हमारी पृष्ठभूमि रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। लोकमंच के ऊपर सदैव एक तलवार लटकी रहती है, अगर कहीं हमारे यहाँ कोई कमी हो गई तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है। दूसरों को उंगली उठाने की हिम्मत की है तो हमें बहुत पाक साफ रहना है। लोकमंच ने जब भी कोई काम किया उसके पीछे पृष्ठभूमि रही है, एक सोच रही है। सबसे पहले विजयन थापर का देहांत हुआ, शहर में हुआ, इस फौजी को सलाम करेंगे और हम लोग इसको करेंगे। अटल जी का टाइम था, फौजियों का बहुत बड़ा कार्य युद्ध का विजेता रहा था ये नौजवान, हम लोगों ने इसके सम्मान में करा। जब वहाँ संस्कार के लिए करीब 1.25 लाख भीड़ पहुंची अंतिम निवास में, तो लोग परेशान थे, झाड़ी झंकड़ों में से गुजर के जा रहे थे, पुश्ते के ऊपर से डगमगाती हुई गाड़ियां ऐसे जा रही थी जैसे यमलोक में हम स्वयं अभी जा रहे हैं। उस संस्कार के समय हमने दुर्दशा देखी तो लोकमंच ने एक पत्र लिखा कि अगर आप इसकी जिम्मेदारी हमें दें तो हम बेहतर करेंगे। लोकमंच ने उस अंतिम निवास की व्यवस्था सिर्फ 2-3 संकल्पों के साथ की। अब कोई और हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कफन के लिए कपड़ा नहीं ले पाएगा, संस्कार हर हालत में होगा, पैसा सेकेंडरी होगा, पैसे की वजह से किसी को वापस नहीं लौटना पड़ेगा। जितनी भी लावारिस लाशें होंगी उनका 0 बिलिंग के साथ संस्कार होगा। उस परंपरा को 2001 से लेकर के हम अभी तक निभाते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और वहाँ पर शुल्क फिक्स कर दिए हैं और लोगों को बार बार वहाँ बोर्ड भी लगाए गए हैं और रिक्वेस्ट की गई है कि इन सबको पूरा पैसा मिलता है, आप कृपया इनको दे करके इनकी आदत न बिगाड़ें, अगर आपको देना भी डांस करें। मगर फिर भी कुछ हमारी सामाजिक नीतियाँ हैं, कुछ हमारे पुराने तरीके हैं, मगर एक सोच के साथ किया गया। नोएडा लोकमंच ने लाइब्रेरी खोलने की बात ठानी तो ये ठाना कि नौजवान हमारे आने वाले भविष्य का रखवाला है। और हमने सोचा कि हमें एक रास्ता मिल रहा है कि अगर लाइब्रेरी मिलेगी तो हम नौजवान बच्चों को उनके रोजगार के लिए उनको तैयारी करवाएंगे और उनके अंदर कूट कूट के अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा उनके अंदर राष्ट्रीयता,
उनके अंदर नौकरी का मतलब जनसेवक है, ना कि कोई अहंकार का बोझ लेकर के कि हम जिलाधिकारी हो गए तो पूरे जिले में हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस सोच से उबारे, इस सोच के साथ यहाँ हमने रैली किया। आज 300 बच्चे, इस समय कोरोना में 150 बच्चे प्रतिदिन आते हैं और साल भर में 50 बच्चे जाते हैं। कुछ बच्चों के चेहरे पे मैं एहसास दिखता हूँ, सब हम आपको साबित करेंगे नीचे दिखाने। अगर लोग ने सरकारी स्कूल चलाए, गरीब बच्चों के चलाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के पब्लिक स्कूलों में दाखला संपन्न मिल जाएगा। अगर इस शहर में सरकारी स्कूल थे तो सरकारी स्कूलों की इतनी तो व्यवस्था थी कि लोग पढ़ने शुरू में 30 स्कूलों में, फिर 16 स्कूलों में, फिर अभी फिर 36 स्कूल लिए हैं कि इनकी शिक्षा कैसे बढ़िया करें। तो हमने जब भी देखा संपन्न और साधारण बच्चे में प्रतिभा में कहीं कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जरूरत है कि हम किसको मौका दे पाते हैं, किसको नहीं मौका दे पाते हैं। और एक कड़वा सच हमने और भी देखा, इन पब्लिक स्कूल के बच्चे जब तक ट्यूशन ना लें तब तक ये पास भी नहीं हो पाते हैं, जबकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे गरीबों के स्कूल में इनकी प्रतिभा को उभारने के पारखी हों तो ऐसे छलक के प्रतिभा आती है। लोग बरबस कहते हैं कि इन बच्चों में प्रतिभा में कहीं कमी नहीं है। तो लोकमंच ने अगर शिक्षा के आयाम भी छुआ तो अपने उन नौनिहालों के लिए किया कि इनकी अगर हम केयरिंग करेंगे शुरू से तो ये ज़्यादा अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर लोकमंच आज सरकारी अस्पताल में खाना दे रहा है, ये शौक वश नहीं दे रहा। सरकार के नियमों में, भारत सरकार के फंडामेंटल राइट्स में ये सब लिखा हुआ है, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, रहने घूमने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी। तो हमने ये सोचा कि अगर सरकार नहीं दे पा रही मरीजों को खाना, तो 100 बेड का अस्पताल था तो 300 बेड का अस्पताल हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ के मरीजों को खाना हम तब तक दे दें क्योंकि जनता का सहयोग और जनता का विश्वास हमारे साथ है। हम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। आज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की CMS हमसे कहती है सर 2 हमें डीप फ्रीजर दे दीजिए, हमारे अस्पताल जो मरता है, हमें ताज्जुब होता है। सरकार 400 करोड़ का अस्पताल बना सकती है मगर डीप फ्रीजर के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया में 6 महीने और साल भर फाइल इधर से बनना चाहिए। आखिरकार वो जिम्मेदारियां प्राधिकरण के ही प्रोजेक्ट्स है, अंतिम निवास और लाइब्रेरी। अगर इसकी भी किसी रिक्वेस्ट के लिए मेरी फाइल 6 महीने घूमे तो मुझे ताज्जुब होता है कि व्यक्ति विशेष साथ कितनी दुर्दशा होती है जब सरकार के अपने प्राधिकरण, अपने ही संस्थानों में ये फाइलें इस तरह घूमती हैं। एक कसक है मगर हमने तो समय के साथ चलना सीख लिया है। बस एक हिसाब के साथ जी रहे, हमारा भविष्य बेहतर रहे और हमारे जो बच्चे जो हमारी उम्र के थे या हमारे बच्चे थे वो विदेश चले गए, यहाँ की व्यवस्था के वजह से दुखी होकर के यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी तो निश्चित जानिए हमारे देश की क्रीम हमारे देश में रहेगी। देशभक्ति का जज्बा सब में है, सब अपने राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं मगर इस बात पे नहीं जहाँ छोटे बड़े का फर्क। ये देश की बहुत बड़ी जरूरत है। अपनी बेहतर शिक्षा सरोकार जी, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वो बच्चा जो जिसके अंदर प्रतिभा है उसको निखारने की आप कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कंसेप्ट है वो हमारे श्रोताओं को बताइए। विनोद भाई, हम पिछले 12 साल से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे किए। जहाँ पंखे नहीं थे वहाँ पंखे लगे, जहाँ टॉयलेट्स नहीं थे वहाँ टॉयलेट लगवाए, जहाँ कमरे टूटे हुए थे वहाँ कमरे बनवाए। देखते देखते करे। फिर एक हमने मीटिंग, एक पूरा फंक्शन करा मोरना गांव में। तब हमारे हुकुम सिंह जी थे, भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी की, और वो प्रभारी थे जिले के। और हमने एक मीटिंग, एक फंक्शन करा पूरे दिन का जिसमें करीब 30 स्कूल के बच्चे आए और 6000 बच्चे इकट्ठे हुए थे। और हमने वहाँ हर बच्चे को कहा यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वन और द अदर इवेंट। कुछ नहीं तो परेड करिए, कुछ नहीं तो राष्ट्रगान गाइए, कुछ नहीं तो रस्साकसी करिए और चित्रकला करिए, मगर आपको कुछ ना कुछ करना है। और हमारी थीम ये थी कि एवरी चाइल्ड हैज टू पार्टिसिपेट। तो मेरा सदैव मानना है सामान्य बच्चों की बात छोड़िए, विशेष बच्चे हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रभु ने ऐसी गुण दिया है। बिल्कुल, सिर्फ हमें उनको मंच देना है और उनको अधिकार देना है। तो जब हमने वो कार्यक्रम किया तो हमने ज्ञापन दिया हुकुम सिंह जी को कि जिले में बिस्नट ब्लॉक में 85 तो प्राइमरी स्कूल है और मात्र 6 हैं
जूनियर हाई स्कूल। क्या सरकार ही चाहती है कि बच्चों का विड्रॉवल लेट हो जाए? गंभीर तो उसको गंभीर समझा और हुकुम सिंह ने उस समय करके आज हम फख्र से कह रहे हैं कि आपके बिसरन ब्लॉक में ही, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, बिसरन ब्लॉक में ही आज 28 जूनियर हाई स्कूल है बहुत अच्छा और 90 आपके प्राइमरी स्कूल। कुछ समायोजित करे गए, कुछ कंपोज बनाए गए स्कूल और कुछ में सिर्फ बेसिक स्कूल है। इसी तरह जब हम आए और हमने देखा कि ये बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान पा रहे हैं, 10वां 12वां पास किया, हम तो कहें अब इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज के जो इंजीनियर निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के निकलते हैं और करते हैं डाटा सॉफ्टवेयर कंपनी में डाटा का काम। हद हो गई पढ़ाई की, कोई विधा ही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसका सदुपयोग हो, कोई विधा ही नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर का मैकेनिकल में सम हो। तो हमें लगा कि ये पढ़ाई, और हर बच्चा पढ़ाई में नहीं विशेष आ सकता। जो खेल में कर रही है, जिसके हाथ में क्राफ्ट का शौक है, जो आइसक्रीम की डंडियों से बड़े बड़े पेन सेट्स बना देता है वो बनाता है, हमें लगा इस सबकी विधा भी देनी जरूरी है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जरूरी है कि आज भी लोगों के पास खाने को रोटी के जरिया नहीं है। अगर रिक्शे वाली की बेटी कोई क्राफ्ट सीख जाएगी तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो भी अपने पिता की तरह रिक्शा चलाए, वो अपने क्राफ्ट के सहारे भी कुछ कर सके। हमने कंप्यूटर के स्मार्ट क्लासेस चलाए अपने स्कूल में और हमने इस विधा को दिया मौका। हमने एक टीम बनाई है और एक बात बताएं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, शहर में से कम 60 लोग ऐसे आए जो स्पेशलिस्ट हैं, कोई मेजर की वाइफ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर है, वो लोग हमारे साथ जुड़े। हाँ, हम भी करना चाहते हैं। आप जान लें, राजनीतिक माहौल जो भी हो, देश की अंदरूनी सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम आदमी भाई भाई है और हर आदमी का दर्द है। मैं और मेरे 2 बच्चे पढ़ गए, अब बारी है कि हम अपने आसपास, अपने काम वाले भाइयों के अपने आसपास वो बच्चे हैं जिनमें कुछ भी प्रतिभा है, हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अगर हमारे जिलाधिकारी ने एनपी सिंह जी ने पाया कि मेट्रो के नीचे 2 बच्चे बैठे हुए जूते पॉलिश करते हैं, और आपको बताया वो बच्चे संस्कार के स्कूल गली में पढ़ते थे। अच्छा। और जब जिलाधिकारी ने देखा और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए पूरा वजीफा दिलवाया, सरकार से पैसे दिए। बाद में मुझे पता चला कि वो 3 भाई बहन हैं और दोनों वो हमारे स्कूल के ही पढ़े हुए हैं, उनकी बहन अभी भी पढ़ रही थी हमारे। हमें भी खुशी हुई। यही सोच लोकमंच की है, आओ हम इन लोगों में जिसमें जो विधा है, तो 60 वॉलंटियर्स हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कथक हो चाहे ओडिसी डांसर हो, चाहे वो बहुत बड़ी सिंगर हो, चाहे वो बहुत बड़े नाटककार हो, थिएटर के आर्टिस्ट हो, कितने फिल्मी फील्ड में काम कर रहे हैं थिएटर आर्टिस्ट नोएडा के बच्चे, सुनीता खटाना जी का, हरोला के राम अवाना है और पता नहीं कितने बच्चे हैं, पीके मिश्रा जी का बेटा है कोरियोग्राफी में काम कर रहा है। इन सब बच्चों का सर ऐसा कुछ करेंगे तो मैं भी दुनिया समझ लूंगा। हमारे अगर 2 घंटे किसी के साथ देने से, हफ्ते में 2 घंटे घर से निकल के करने में, मैं तो आह्वान करता हूँ आपके इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से, ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं जो भी इसको सुन रही हैं, जिसमें जो हुनर है अपने इस हुनर को आगे बढ़ाइए, वरना हमारी जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ चले जाएंगे देश से बिना इसको सबको ज्ञान दिए, और जर्मन के लोग आएंगे और हमारी जर्मन है हमारे थीम। और हमें भरोसा है कि 3 साल के अंदर हम आपको दिखला देंगे कि बच्चे मात्र पढ़ाई नहीं, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो अपनी विधा को इतने हद तक ले जाएगा। हम हो सकता है क्रिकेट का कैप्टन भारत का नाम निकाल पाए, लेकिन हम ऐसे कलाकार जो निकालेंगे जो कबड्डी में भी फर्स्ट आएंगे और रस्सा कसी में भी फर्स्ट आएंगे, और देश की ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं में भारत क्या पूरे एशिया में अपना परचम लगाएंगे। बहुत शानदार प्रयास आपका और इसके लिए बधाई। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जी थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना जी के विचार, और नोएडा की स्थापना के बाद उन्होंने जो बदलाव देखा उसको श्रोताओं के साथ शेयर किया। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।